प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इल्जाम तराशियों पर तशवीश। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी रोकने की हिदायत कर दी। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह इलाकाई और इंटरनेशनल सलामती के लिए खतरा। बड़ा टारगेट सी पैक करार। आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या अहम फैसले किए गए। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के बढ़ते खतरात पूरी दुनिया पर असरात पड़ने लगे। इसराइल अब क्या सोच रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी गई। धरने के वक्त की पंजाब हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया। पुलिस इदारे की नाकामी का भी एतराफ। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का अहम इंकशाफ भी रिपोर्ट का हिस्सा। फैज हमीद ने कमीशन को क्या बयान दिया, तमाम अहम इंकशाफात तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे काजी फायज ईसा हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो कम अज कम बहावल नगर पुलिस को तो इंसाफ दें। बानी पीटीआई का जेल से पैगाम। आईजी के बयान को जिसकी लाठी उसकी भैंस से तशबीह दे दी। आईजी और वाइस रॉय मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घर तोड़े, औरतों पर तशद्दुद किया और मेरे बेडरूम तक बगैर किसी वारंट के घुसे। बानी पीटीआई के बड़े इल्जामात। जेल में मजीद क्या गुफ्तगू हुई उनकी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि आज एक बहुत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और जो उसका प्रेस रिलीज सामने आया उसमें जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये था कि ये जो अवाम और फौज के दरमियान खलीज खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर सख्त किस्म का एक स्टांस लिया गया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये एक बड़ी सीरियस बात है। यानी पिछले 77 ईयर में ऐसे कभी नहीं हुआ कि अवाम को भड़काया जाए। और सोशल मीडिया तो पहले होता ही नहीं था, या कि किसी किस्म की भी ऐसी डिसइंफॉर्मेशन को अपने ही लोग हवा दें जिससे अफवाज पाकिस्तान हमारे रैंक और फाइल के खिलाफ हकारत के जज्बात को उभारा गया हो। और जिसका नतीजा फिर 9 मई को जो कुछ हुआ आपने देख लिया कि इतनी जुर्रत के साथ और वो आके तो हमला आवर इवन कोर कमांडर के घर के ऊपर या जिना हाउस के ऊपर और एयरपोर्ट्स के ऊपर और उन शोधा के स्टैचूज के ऊपर जिनके साइटेशन उनके दुश्मनों ने भी लिखी है। मसलन मैं बात कर रहा हूँ कर्नल कैप्टन शेर खान की, कि कारगिल के महाज के ऊपर उनकी शहादत हुई और लड़ते लड़ते आखिरी दम तक वो आगे रहे। और फिर एक सिख ब्रिगेडियर ने जो जब उनकी डेड बॉडी वापस की तो साथ साइटेशन लिखी कि हम सैल्यूट करते हैं ऐसे अफसर्स को जो इतनी बहादुरी के साथ लड़े। उन लोगों के स्टैच्यूज को उठा के फेंकने वाले के पीछे कौन हो सकता है? तो इसलिए आई थिंक कि ये जो नफरत है इसको हमें कम करना होगा। और इसका ये बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी इसका सीरियस नोटिस ले रही है, बल्कि आर्मी नहीं पूरी कौम को इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए। अफवाज हमारी बहादुर अफवाज है, दे आर प्रोफेशनल और उनका एक टास्क है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। और उसके लिए हमें उन्हें इक्विप भी करना है, उनको ट्रेन भी करना है और उनका दिफा भी करना है कि अनड्यूली उनकी जानें जाया ना हो, जिस तरह भी इतने जोर से उनकी शहादतें हो रही हैं। इसके लिए भी हमें दुख होना चाहिए और हमें एहतियात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल है कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के ये नुकात जो बड़े जेन्युइन है और इसी तरह जो उनके खिलाफ केसेस हैं उनको एक मंतकी अंजाम तक ले जाया जाए। और सी पैक के मुतालिक जितने पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट्स, उनके ऊपर अमल को आगे किया जाए और अफवाज को सिक्योरिटी के काम करने दिया जाए। और जो सियासतदान है वो अपना वो काम करे, लेकिन सियासी जमातें अपना मैनिफेस्टो को आगे लेके आए और अपने जो सियासी अपोनेंट्स हैं, खा वो हुकूमत में या अपोजिशन में है, उनके साथ अपना डायलॉग करें और उनको क्रिटिसाइज भी करें अगर कोई गलती है। और उसके लिए बेस्ट जो फोरम है वो पार्लियामेंट हाउस है। इसको गली मोहल्ले में ये जो सोशल मीडिया की वबा है इसके फायदे भी बड़े हैं। सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत सारा इल्म और बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है, लेकिन ये चंद मनीड लोगों के हाथों में है जिसके पीछे दुश्मन के एजेंट हैं, जो वो खुद नहीं कर सकते, वो हमारे लोगों को इस्तेमाल करके
इनके हाथों में पैसा भी देते हैं, इंटेलिजेंस भी देते हैं, फेक न्यूज भी देते हैं और उसको स्कैंडलाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब के साथ तो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में इसका दिफा सिर्फ फौज को नहीं करना चाहिए, इसका दफा हम सबको करना चाहिए, पूरी कौम को करना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारे अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो खुदा के लिए इनको स्पेयर करें, इनको और स्ट्रांग करें, इनके इमेज को बेटर करें ताकि आपके मुल्क की तरफ को मैली आंख से न देख सके। तो इस लिहाज से तो मैं ये कहूंगा। जैसा जो बातें आपने की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हमने देखा है कि इसके ऊपर पहले भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटीज बनी हैं, आइडेंटिफाई हुए अकाउंट्स, क्योंकि एक जो मेजर सोर्स जिसकी बात होती है वो सोशल मीडिया है। तो अगर लोग आइडेंटिफाई किएगा, और बहुत सारी जो हुई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उसमें ये बात होती रही है, कोई प्रैक्टिकल अमल हमने नहीं देखा कि कोई कार्रवाई हुई हो या जिन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया हो उस पर नोटिस के बाद आगे बात गई हो। देखिए, बहुत से, आपको शायद पता नहीं है, बहुत से ऐसे अकाउंट्स जो फेक थे उनको पकड़ा गया, उनको बंद किया गया। आप ये देखिए कि मसलन अनवर मकसूद जैसे लोग जो हैं उन्होंने आके बताया कि मेरे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं को 62 या वो उन्होंने बताया। इन सारों के पीछे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन आपको ये पता है कि सोशल मीडिया की ये जो नेगेटिव साइड है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ जाती है, इसकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा बाहर के मुल्कों में, और बाहर के मुल्कों में इसलिए है कि वहां इजी है उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पैसा लगाना, इंटेलिजेंस देनी, लोगों को तैयार करना जो कि पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन है। तो दैट इज वाई आई थिंक वी विल हैव टू डू सोल सर्चिंग। हमें मोटिवेशन करनी होगी अपने यूथ के भी, और इन लोगों के पीछे जाना होगा, और इंटरनेशनल भी इन कंट्रीज के साथ जो कि आजादी यानी वेस्ट की जो बज़ वर्ड है वो मादर पिदर आजादी है। जो मर्जी है कह रहे हैं, खाके बना ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बता दे, इधर कर दे, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करें। हम समझते हैं कि हमारा बज़वर्ड शर्म और हया है और अकदार है अखलाकियात की, उनको आपको ज़हन में रखना होगा। तो अभी तो जिसके हाथ में टेलीफोन आए, जो उसके दिल में आए, वो 2 लाइनें लिख के करे, बाद में उसको पकड़ के कहे तुमने गलत किया हो, सॉरी मुझे तो यही खबर आई थी, एक खबर लेके उसको आगे चला के, और कई बिल्कुल फेक हैं, इंजीनियर्ड हैं, और उनको बना के और दे हिट एट दी, बिल्कुल जहां उनको चाहिए दुश्मन को कि सेंटर पॉइंट के ऊपर स्वीट स्पॉट पे हिट करना है, अफवाज को बदनाम करें, कौम की नजरों में उनको गिरा दे ताकि वो मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के ऊपर वो उनकी गिरफ्त कमजोर हो जाए, और इस तरह पाकिस्तान के हिस्से बखरे और बाल्कनाइजेशन कर दी जाए या डिसइंटीग्रेशन कर दी जाए। आई थिंक वी शुड बी माइंडफुल ग्रेजुअली। अल्लाह के करम से आई एम श्योर हुकूमत अपने मैनिफेस्टो पे अमल करके, हुकूमत अपने अच्छे प्रोग्राम्स बना सर, के, आपने जनरल साहब बड़ी आपने तफसील से कम्प्रिहेंसिव आपने सारे इस इशू को एक देखा है और बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी एरियाज़ हैं यहाँ पे जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, कुछ अपनी सोल सर्चिंग भी सम टाइम होती है। मुझे याद है सर, आप भी यहीं पे हैं, आप भी एक्टिवली चीज़ों को देखते रहे, सेनेटर रहे हैं, बड़े अरसे से बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। अच्छा, हम भी रिपोर्टिंग यहीं इस्लामाबाद से कर रहे हैं कि ISPR ने, मैं अगर माजी की बात कर रहा हूँ, 2 DG ISPR से गुजरे हैं माजी में कि जिन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा जनाब ये 5th जनरेशन वार है। तो 5th जनरेशन वार ये थी कि जनाब अब हमने भी यहाँ रिक्रूट करने हैं, हमने भी बंदे रखने हैं, हम भी सोशल मीडिया टीमें बनाएंगे, और जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारे खिलाफ गलत चीज़ें आती हैं, हम उनका सामना करें। और बड़ी तादाद में उन्होंने इसके लिए बजट भी रखा और इसके लिए लोग भी भर्ती किए। तो 5th जनरेशन वार जो अब उनसे हैंडल नहीं हो रही, वो कहते हैं जनाब कि उसके बाद ये सारे के सारे 5th जनरेशन वाले उन्हीं के गले पड़ गए। तो अब समझते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का इसमें आना, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखना, उनको एक्टिव करना, लोग रखना, टीमें रखना और फाइट करना ट्विटर, वाज इट जस्टिफाइड? नंबर 1, क्योंकि हमने ये देखे जब से जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने जो अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ इन्होंने अपने ISPR को पीछे किया है कि अब आपने हर चीज़ का भी ट्वीट नहीं करना, आपने हर चीज़ पे भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्सेज नहीं देने। तो माजी में तो आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा 5th जनरेशन वार के नाम पे बड़ी भर्तियाँ की, लोग भर्ती किए जो अब उनसे संभाले नहीं जा रहे सर। तो कोई, मेरा ख्याल है कोई अपना कसूर भी है इस पे कि फौज का क्या काम था कि वो उस पर ट्विटर सोशल मीडिया पे जाएं और उनके लोग जो हैं उनके मतलब फॉर नथिंग उनको अगर दिफा करें, उनको ज़रूरत ही नहीं थी फौज को, अगर थी तो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री थी वो कर लेती। सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन सर, सॉरी फॉर दैट। जी नो प्रॉब्लम। देखिए
with the passage of time, climate, लोकल एनवायरनमेंट, रीजनल एंड बैनुल-अक़वामी एनवायरनमेंट चेंज हो गई हैं। एक वक्त था कि आईएसपीआर में एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे। जमीर जाफरी साहब हमारे मशहूर शायर हैं। ये फैज अहमद फैज साहब रहे हैं सर, वो कर्नल के होते हैं, फैज अहमद फैज साहब रहे हैं, जाफरी साहब रहे, जमीर जाफरी साहब। देखे ना उस वक्त इतनी जो थ्रेट की जो डायमेंशंस थी वो डिफरेंट थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये थ्रेट बढ़ती गई और दुश्मन की तरफ से फॉल्स प्रोपेगेंडा और फॉल्स पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे तो जरूरत महसूस हुई जीएचक्यू लेवल के ऊपर, तो आईएसपीआर को बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया माजी के अंदर भी कि उनको नेगेट किया जाए। जहां हम मुश्किलात में पड़े पाकिस्तान, वो उस सूरत में पड़े जब हमारे मुल्क के अंदर से अपनी पॉपुलेशन में इतनी हकारत कुछ जमातों ने क्रिएट कर दी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कि यहां से वो एमनेट होने शुरू किए और मुल्क के अंदर से जो लोग हैं कुछ भाग के बाहर चले गए और उन्होंने जाके वहां अपने अकाउंट खोल लिए, फेक अकाउंट, और गालियां और फसाद और हकारत। तो उसको भी रद्द करने के लिए आईएसपीआर को जब ये कोई भी एक्सपर्शन अफवाज पाकिस्तान पे आती है या मुल्क की सलामती पे आती है, तो आई थिंक लाइक ऑल प्रोफेशंस आईएसपीआर का भी एक रोल बनता है क्योंकि वो कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ है। आप ये देखें कि इसमें सिर्फ फौज के ऊपर नहीं कीचड़ उछाला गया, अदलिया के ऊपर, चीफ जस्टिस के जलील उल कदर औहदे के ऊपर भी। आई एम सॉरी फॉर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आप मानते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट माजी की जो रही है, जब उनके जहन में अपने फेवरेट्स आ जाते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को वज़ीर आज़म लाना है, फ़लाँ को हटाना है, और ओपनली वो सपोर्ट करना शुरू कर दें, ओपनली वो इंटरफेरेंस पे, वो बेशक जुडिशरी की हो, दीगर इंस्टीट्यूशंस की हो, मतलब जनरल बाजवा साहब का नाम ले लेते हैं, इनसे माजी में भी हमने देखा है, जब वो अपने फेवरेट वज़ीर आज़म लाते हैं और पॉलिटिक्स में इतना आगे चला जाते हैं कि एवरीबॉडी नोज़ के ये फलां प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो उसको कौन ला रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और डिसीजन लेना शुरू कर दें। जीएचक्यू में वो अगेन उनको सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफिंग करना शुरू कर दें, मिनिस्टर्स बुला लें, डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं, और ये लगे कि हुकूमत तो वहाँ से चलाई जा रही है, जीएचक्यू से चलाई जा रही है। मैं उनके जनरल बाजवा साहब का नाम ले रहा हूँ, 6 साल रहे हैं वो चीफ। तो हम समझते नहीं, फिर पाकिस्तान में पोलिटिकल पोलराइजेशन तो होगी कि एक उन्होंने इमरान खान साहब को लाए, अगेन पता था कि बाजवा साहब ने कंपनी ला रहे हैं, जब हटाया गया तो भी बड़ा वाज़ेह था कि वही हटा रहे हैं, खान साहब ने खुद कहा। तो पोलराइजेशन तो होनी थी, फिर सियासी तौर पे लोगों ने तो रिएक्ट करना था कि आर्मी की लाइक एंड डिसलाइकिंग है, माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी। तो अब समझते नहीं थे फॉल्ट लाइज अगर दे आर एज वेल के लोग फिर जो हैं पोलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पे उन्होंने फिर उनको टारगेट करना शुरू किया, उन पर तनकीद आना शुरू हो गई। सो एस्टेब्लिशमेंट भी तो बहुत सारी सियासत के अंदर आई है ना सर, ओनरशिप ली है उन्होंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की, हटाने में, गिराने में या लाने में। सर देखिए, जनरल बाजवा साहब अभी फौज से रिटायर हो चुके हैं और मेरे ख्याल में इस तरह के जो उनके ऊपर बातें या इल्जामात आते हैं उसका जवाब आई वुड सजेस्ट कि वो खुद ही कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इकट्ठे होकर उसका जवाब दें कि क्या किया क्या नहीं। मैं एक जनरलाइज्ड बात इन प्रिंसिपल ये कहना चाहता हूं कि मैं चूंकि खुद एक सोल्जर हूं और मैंने आपको बताया मैं 3rd जनरेशन सोल्जर हूं, फादर भी थे, ग्रैंडफादर भी थे। मैं विद ऑल ऑनेस्टी कहता हूं कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टाफ कॉलेज कोयटा में जाके 1948 में कहा था कि सियासत से अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मेरा उसके ऊपर ईमान है। उसकी वजह यह है कि अगर हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही मुल्क को चला सकता है तो फिर जो लोगों की अवामी हुकूमतें बनती हैं वो खुद बैठे पार्लियामेंट के अंदर फैसले करें और आगे चलाएं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का दायरा या एस्टेब्लिशमेंट उनके डिस्पोजल पे होती है और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट्स होती हैं। बहुत सी चीजें जो कि ये ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास होती हैं, इनके बगैर कोई गवर्नमेंट भी, खा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट भी हो, वो भी उनकी इनपुट के बगैर आगे नहीं चलती। तो वो इनपुट तो जरूर दे, लेकिन जो ये आप कहते हैं ना मर्जी का प्राइम मिनिस्टर है, मर्जी का प्राइम मिनिस्टर ना रहे, मर्जी का, ये चीजें तो बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, हमारे मफाद में नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशंस के मफाद में नहीं है। तो मैं इसलिए, और हम दुख से कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को देखें किस तरह हटाया गया और किस तरह वो धरने और वो शुरू हुए और कैसे वो आगे चलता रहा सारा सिलसिला और वो करता हुआ, फिर ये नो कॉन्फिडेंस हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नो कॉन्फिडेंस हुआ और वो एक हुकूमत आ गई और दूसरी आ गई। आइंदा भी हम ये चाहते हैं कि पार्टीज आपस में, अभी मैं नोट कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के, अभी भी मैं शहरियार अफरीदी साहब के साथ एक प्रोग्राम में था तो वो ये कह रहे थे कि हम सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका ज्यादा रुझान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो मैं उनको एडवाइस कर रहा था
आपकी टॉप प्रायोरिटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। आपकी टॉप प्रायोरिटी पॉलिटिकल अपोनेंट्स होने चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट के फ्लोर के बैठ पे उनको शूदर ना समझे, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा या उनको बिल्कुल कि हाथ नहीं मिलाना, इनसे बात नहीं करनी, उनको देखना नहीं है। ये वो भी इलेक्टेड लोग होते हैं, अपोजिशन के भी, गवर्नमेंट के लोग भी, तो पार्लियामेंट में बैठ के आगे चलना चाहिए। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, अपने लिए उनको ये पता है कि उनकी प्लेट में बहुत कुछ है। आपने देखा ईरान इजराइल का कैसा स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। इस तरह के कई चीजें शुरू हो सकती है रीजन के अंदर। इंडिया का अनप्रिडिक्टेबल है, कभी इधर से कभी उधर से। 5th जनरेशन की बात आर्मी ने सोची थी, बिल्कुल ठीक। अभी हाइब्रिड वॉर वो बैक फायर करके, वैसे जनरल साहब वो बैक फायर किया जो 5th जनरेशन के वो क्रिएटर्स थे, एग्जीक्यूशनर थे, जिन्होंने मतलब अपनी एक अलहदा से सोशल मीडिया पे टीमें भर्ती की थी और मिलियंस के पता नहीं कितने कितने बजट्स रखे गए थे, नौजवान तैयार किए गए, वो तो बैक फायर किया है और मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा किए उन्होंने, जिससे आजकल जिसका ये सारा वो उसमें कह रहे हैं सोशल मीडिया उनके लिए प्रॉब्लम बना है। अच्छा सर, कमिंग टू थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज आपने देखी होगी कि इनकी ये जो हाई कमीशन जो है फैज़ाबाद धरने पर बनाया गया था, उसकी आज इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग आई है सर, आपने भी पढ़ी होंगी। सारा जोर इस पे दिया जा रहा है कि शायद जनरल फैज़ जो है ना उनको क्लीन चिट दी गई और जनरल फैज़ जो हैं वो पेश भी नहीं हुए कमीशन के सामने, जनरल बाजवा भी कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ये तो मजाक था, कोई सीरियसनेस ही नहीं थी, कोई इसमें तो बस वैसे ही गए हैं, मुझे भी नहीं जाना चाहिए था। हाउ डू यू सी दैट कि उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी है डेफिनेटली आपकी आंख से गुजरी होंगी, आर यू सेटिस्फाइड कि वो कमीशन की रिपोर्ट ठीक है और जो उन्होंने उन पॉइंट्स उठाए हैं, जिन लोगों को कोई जिम्मेदारी भी उसमें उन्होंने डाली है, जनरल फैज़ को उन्होंने क्लीन चिट दिया अकॉर्डिंग टू PM नवाज के लोग जो हैं, आप कैसे देखते हैं सर उस ये रिपोर्ट को? देखिए, कमीशन की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके अंदर तो कुछ वजन है। जब वो कहते हैं कि आपको नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल करना चाहिए और हमें आगे लुक फॉरवर्ड करना चाहिए और गवर्नमेंट की गवर्नेंस को बेटर होना चाहिए और कंट्रोल ठीक करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये तो एक आम चीजें हैं और ये ठीक चीजें आगे होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो वो कह रहे हैं ना कि TLP को रोक लेना चाहिए था पंजाब गवर्नमेंट को लाहौर में, ये हाइंडसाइट से कहना एक आसान बात है कि आपने कह दिया कि उनको उधर रोक ले। सियासी लोग सियासी फैसले करते हैं, वो कई गारंटीज के ऊपर चलते हैं, कई दफा कत्लो गारत को रोकने के लिए वो कुछ स्पेस दे देते हैं एजिटेटर्स को। वो चूंकि एजिटेटर्स कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इस तरह आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो आया था, सारा इधर आके मार्च हुआ, बिलावल साहब आए, आपने मार्च किया, यहां करके छोड़ के चले गए। TLP को यूज किया गया। आगे आके फिर फैजाबाद के अंदर आपको पता है कि इवन इमरान खान साहब ने उनको विजिट किया था और बहुत से लोग उनके पुश पे थे। और ये फैजाबाद के इशू को इन आइसोलेशन आप नहीं देख सकते, इसकी एक बैकग्राउंड थी 1914 का धरना, उसके बाद ताहिर उल कादरी साहब के साथ मिलके इनका 2014 का सर, आप 2014 का कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 2014 का धरने की बात कर रहे हैं जी। 2014 का धरना, मैं ये कह रहा हूँ 2014 का धरना हुआ जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ सके थे। इसके बाद आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब का रिमूवल शॉर्ट नोटिस पे, एक वक्त था, आप तो ज्यादा अवेयर है कि ये कहा जाता रहा था कि मुस्लिम लीग नून की जो परफॉर्मेंस है 13 से 17 तक या 18 तक जो भी थी, 17 तक या 16 तक, ये कहा जा रहा था कि अगले 5 साल भी इनके हैं। और देयर इज नो क्वेश्चन कि इनका वो GDP 5.8 पे चली गई थी, पर कैपिटा इनकम बेटर थी। आपके जो रेवेन्यू, जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन था 1900 अरब से 3800 अरब पे चला गया था। और बहुत सी चीजें बाकी जो मूडी इंटरनेशनल एंड फिच और दूसरे तीसरे सारे अदारे कह रहे थे कि ये 20 कंट्रीज जो टॉप की हैं उनमें भी यही आ सकते हैं। लेकिन फिर ये वो उन्होंने कंधों पे हाथ लगाया, इमरान खान साहब ने वो आने वाले हैं, और फिर अदलिया का कहा ये कर वो कर करा के इस बैकग्राउंड में आगे आके इमरान नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक मॉनिटरिंग के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज लगा के GIT बना। सर आप सॉरी मैं बात कर रहा हूँ जनरल साहब, आपने अभी कहा कि शहबाज शरीफ साहब पे उन्होंने कहा है बहुत सारी लंबी
चार्जशीट है शहबाज शरीफ साहब, वेरी सीरियस उन्होंने एतराज़ात उठाए शहबाज शरीफ साहब के डिसीजन मेकिंग पे, उनकी हैंडलिंग पे, उनके बहुत सारे फैसलों पे जो उनका ख्याल था कि जिसकी वजह से सारा डिबाकल हुआ था फैज़ाबाद में। ये उसकी कमीशन ने बड़ा उनको क्लियरली कहा है। आपने कहा कि वो सियासी लोग जो हैं वो उनको रास्ता देते हैं, रोकते नहीं होते, लेकिन खान साहब के दौर में भी हमने देखा, ये प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो इसी तरह टीएलपी वाले वो धरना लेके आ रहे थे फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के लिए, तो उन्होंने जेल हम रोक लिया था, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बट स्टेट सम टाइम हैज टू अगेन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो इमरान खान साहब ने तो रोका था उनको, आपको याद होगा सर, उस जेल हम के करीब सर। आप ये देखें कि एट व्हाट कॉस्ट रोका था। आप ये देखिए, आपको तो यहाँ भी तो 300 लोग सर, यहाँ भी 300 लोग फैजाबाद में सर जख्मी हुए थे, बड़ी यहाँ पे फायरिंग हुई थी, उसके बाद गैस हुई थी, लाठी चार्ज। वो जो गुजरांवाला वाली बात की है कि वहां रोका था, तो कितनी कत्लो गारत हुई थी, किस तरह वो हुआ था। अभी हमने तो इमरान खान साहब के अपने जो जलूस था उसको आने की इजाजत दी थी। एक लाहौर से आ रहा था, एक पेशावर से आ रहा था, कुछ कह रहे थे कश्मीर से आके हम घेरा डाल दे लेंगे, इस्लामाबाद को तबाह बर्बाद कर देंगे। We allowed them to come to a great extent, और उसके बाद फिर वो देखा गया कि जब उनको पता चला कि दे मीन बिजनेस, तो फिर ये फिजल आउट हो गया। देखिए, हाइंड साइड से बहुत सी चीजें कही जा सकती है, लेकिन ये जो फैजाबाद का धरना है, इसकी बैकग्राउंड पहले थी कि ये मुस्लिम लीग नून को उठा के फेंको और तहरीक इंसाफ को लेके आना है किसी न किसी तरीके से, और उसके लिए अब ये बात सर आपने बड़ी अहम की है सर, कि जो आपने कहा कि इसका ये टीएलपी का या तहरीक इंसाफ का था, तो ये बात उसमें क्यों नहीं रिफ्लेक्ट की, ये कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में, ये उसमें अगेन शाहिद खकान अब्बासी साहब भी पेश हुए, ख्वाजा आसिफ साहब भी हुए, एहसन इकबाल साहब भी हुए, इन्होंने तो ये बात नहीं की कि टीएलपी वगैरह को इसलिए लाया गया था ताकि यहाँ पे इनकी हुकूमत जो है उसको वो किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। नवाज लीग साहब, अगर शाहिद खकान अब्बासी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की सर इसमें। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि मकसद ये है कि आप या मैं तो नहीं पेश हुए ना, बट द फैक्ट इज कि एक बैकग्राउंड थी फैजाबाद धरने की, और वो बैकग्राउंड यही थी कि ये प्रेशर बिल्ड हो रहा था। ये तो शायद खकान अब्बासी साहब को भी पता था, ख्वाजा आसिफ साहब को पता था कि नवाज शरीफ साहब को कैसे हटाया गया और आगे क्या इंटेंशन। तो वो फिर कमीशन के आगे खामोश क्यों रहे सर? फिर तो शायद खकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनको बात करनी चाहिए थी। उनकी रऊफ मैंने स्टेटमेंट्स नहीं देखी कि उन्होंने अंदर जाके क्या कहा, लेकिन मैंने पढ़ी है रिपोर्ट सर, उनकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा जो ऑपरेशन हुआ था, जो मुआहदे हुए थे, वो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, शायद खकान भाई साहब ने मेरी उससे हुए थे, आर्डर से हुए थे, और मैंने जो अच्छा बुरा हो मैंने किया। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी हमने ISI को अप्रोच किया था कि आप दरमियान में पढ़ें, तो जनरल फैज साहब जो हैं या दीगर लोग हमारे उस पर कर रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है, विच इज अ गुड थिंग आई मस्ट से। This is very creditable and very graceful on Prime Minister, because anything that happens or does not happen in a country when you are the chief executive, तो you take the responsibility. तो उन्होंने ये कहा कि आप किसी और establishment के अफसर को इन्वॉल्व ना करें, we were there and we, लेकिन ये fact remains कि तहरीक इंसाफ भी उनके साथ अलाइंड थी और वो उनको हल्लाशेरी कर रहे थे, और वो आके तो पर्पस यही थी कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो और इनको नाकाम बना दो, ताकि फिर ये अगली हुकूमत आ गई। और फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, शाहिद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब को जो आपने बातें बताई उन्हें कहनी चाहिए थी, क्योंकि ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आती कि उनको इंस्टिगेट कौन कर रहे थे, कोलैबोरेशन कौन कर रहे थे, उनके साथ सॉलिडेरिटी कौन शो कर रहे थे, ये चीज़ें तो बतानी चाहिए थी। बड़ी अहम बातें आपने कही हैं सर, these are very important things, इस पे बताइए। बारक सर जो कमीशन सो नाइस ऑफ यू, कमीशन की जो रिपोर्ट है इसमें कुछ सारी ठीक भी नहीं है, और ये जब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, हाइंड साइड से कहना आसान है, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की सर फिर हुक्मरानी तो, अगर जनरल साहब फिर हुक्मरानी तो इसी का नाम ही है, मुश्किल फैसले तो करने पड़ते हैं। अगर आसान होते तो मैं और रबिया और मेरे और कोई यार दो हम न चला लेते काम। दैट्स द रीजन कि देयर आर मतलब टफ गैस। आपको तो लगा लें तो बड़ा कामयाब। नहीं सर, आई एम हैप्पी टू बी जर्नलिस्ट, मुझे यही काम आता है जो मैं कर रहा हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर जनरल साहब। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्लासेस आपसे हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे ये जो रिपोर्ट सामने आई है कमीशन की फैसलाबाद धरना केस की। अच्छा, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। अभी रिसेंटली भी देखा है कि राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये जिस वक्त ये सारा मामला हुआ तो हमें एजेंसीज ने मशवरा दिया कि आप मुज़ाकरात की तरफ बात लेके जाएं, नहीं तो खून खराबा होगा। और वो ये कह रहे हैं कि ये फिर लोग जो हैं TLP जैसी जमातें बना लेते हैं, फिर वो उनके हाथ में ही रहती। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने नोट किया होगा जो ही कमीशन की रिपोर्ट है, हमारे ये PM नवाज के दोस्त जो है ना, ख्वाजा आसिफ की भी बड़ी, दे केम आउट विद ऑल गन्स एंड और उन्होंने सारा कमीशन पे चढ़ाई कर दी है। और साफ देर कमीशन के मेम्बरान इसका जवाब नहीं दे सकते। वो एक तो अगर सरकारी अफसर से रिटायर थे या सर्विंग थे, प्लस वो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना था, सो दे कांट कम आउट ऑन TV और इसको एक्सप्लेन करो, इनके जवाब दें। नाउ आई ट्राई टू, अब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ उनके हालांकि मतलब मेरा उनमें से किसी का वो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दूंगा यहाँ से क्यों। अब उन्होंने जवेद लतीफ़ साहब ने भी बात की है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है कि उन्होंने जो बात आप बता रहे हैं इसके पीछे मुहर्रिक कुछ और है। मैं इस पे आता हूँ कि वो क्यों कह रहे हैं और कहाँ पे उनका डिफेंस क्या बनता है कमीशन का। एक तो बात यह है कि इस ये कमीशन रिपोर्ट में जो बात सामने नहीं ला रहा, हमारा मीडिया खुल के बात नहीं कर रहा जो खुल के करनी चाहिए। अगर कोई किसी एक बंदे को इस कमीशन रिपोर्ट में जो मेरे सामने अभी मतलब है जो उसका वो है समरी है या नेक्चर नहीं है, वो देखेंगे पता चलेगा। 11 पेजेस की सारी मैंने पढ़ी है। अगर किसी पे जिम्मेदारी डाली गई है ना इस पूरे क्राइसिस की, वो शहबाज शरीफ साहब है, वन मैन। अगर मुझसे पूछा जाए ना इस रिपोर्ट को पढ़ने पंजाब हुकूमत बार बार उन्होंने एक दफा नहीं पूरी रिपोर्ट जो है ना, और ये जहन में रखे कि कमीशन के अरकान को पता है कि इस वक्त वो मुल्क के वजीर आजम है। सो आई मस्ट अप्रिशिएट देम, इन तमाम मेम्बरान। कोई आसान काम नहीं होता कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो उस वक्त ये आपके वो थे, आपके वजीर आला थे, नोइंगली कि आप उनके बारे में पूरा एक पोस्टमार्टम करके ले आए, चार्जशीट। अब हमारे मीडिया ने बड़ा मतलब समझदारी से सारी चीज़ों को ट्विस्ट करके लेके गए हैं। जनरल उन्होंने फैज़ हमीद को बड़ी खबर बनी। अब नोट करें, बड़ी खबर क्या है कि जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। आपके इंट्रो में भी ये है, आपने भी वही पढ़ा है, जो अभी क्लीन चिट मिल गई। यहाँ पे ये मुद्दा किस पे डाला गया, असल खबर ये है। अब जो मुद्दा डाला गया था, मुद्दा डाला गया शहबाज शरीफ साहब पे, और एक नहीं सारे पेजेस भरे हुए हैं और तफसील से उन्होंने 1 2 3 4 5 उन्होंने बताया। उन्हें पता था कि वे टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई नथु खैरा टाइप नहीं है कि जिसको कह देंगे तो कुछ नहीं कर सकेगा। तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कुछ कर सकता होते आप लोगों की। सो उन्होंने उस खबर को कहीं पे, अच्छा किसने जिक्र भी किया है ना कोई अगर प्रोग्रामों में चीज़ों में, तो उन्होंने कहा वो देखे उस पंजाब हुकूमत, उस वक्त की पंजाब हुकूमत थी ना, तो उसको भी उन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदार भाई उसने अब पूरा पढ़े पंजाब हुकूमत कौन थी, कोई हवा में चल रही थी, कोई बंदा उसके फैसले कर रहा था। आपने 12 में से उनकी जो डिमांड थी TLP की 11 मानी और शहबाज शरीफ साहब ने मानी। वो चीफ मिनिस्टर थे। एक 12वीं रह गई थी जैद अहमद की, तो उन्होंने कहा उधर इस्लामाबाद जाके ले लें। और बाकायदा कन्वेंशन सेंटर में उस वक्त शायद खकान अब्बासी साहब वो थे, उस प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ कन्वेंशन सेंटर में शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक सख्त उन्होंने तकरीर की थी जैद अहमद के खिलाफ कि उसका इस्तीफा मांग रहे थे। और शायद खकान अब्बासी साहब डट गए थे। उन्होंने कहा मेरे वजीर है, वो क्यों इस्तीफा दें, कैबिनेट की कलेक्टिव एक जिम्मेदारी होती है। इस बात में मैं अप्रिशिएट करता हूँ शायद खान उनको अब्बासी साहब को, इस पर डट गए, उन्होंने स्टैंड लिया, वो खड़े रहे। और बाद में शहबाज शरीफ साहब के कहने पे जैद अहमद साहब का उन्होंने इस्तीफा लेकर दिया उनको, TLP वालों को। तो आपने तो रजिस्ट ही कहीं पे नहीं किया, कहीं पे मैनेज नहीं किया कंट्रोल। उन्होंने 12 की 12 डिमांड रखी, आपने सारी मानी। फिर उनको आपने इधर भेज दिया, मतलब अच्छा खासा 500 किलोमीटर का फासला था GT रोड तक। रस्ते में बहुत सारे आपके पास टेक्निक्स होते हैं, चीजें होती हैं, रोक सकते थे, आपने नहीं रोका और उनको आगे बिठा दिया फैजाबाद पे। और फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। जब सारी चीजें आगे गई तो जो आप एहसन इकबाल साहब का बयान पढ़े हैं, वो कहते हैं जनरल फैज को ये क्लीन चिट कैसे मिल गई। हालांकि आपको पता है मैं आई हैव नेवर बीन, मतलब है मेरे उनका ये जनरल फैज साहब के जो है नहीं, मेरा कभी उनके साथ कोई मुलाकात तो छोड़े, मेरी तो कभी मतलब हमदर्दियां भी नहीं रही हूँ कि जिस तरह की पॉलिटिकल मेडलिंग वो करते हैं, ये मेरे व्यूअर्स को सारा पता है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो वो उसमें तो आपको जनरल फैज जो है वो लग रहे हैं, ये बेकसूर लग रहे हैं। वो कमीशन क्या करता, मसलन आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं शायद खकान अब्बासी साहब इस रिपोर्ट में, भाई उन्होंने बताना था ना कि फलां फलां बंदे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उस एग्रीमेंट पे 2 लोगों के, बड़े लोगों के साइन है, जो उस वक्त मुझे याद हमने रोला डाला था कि हमने गलत किया है। एक उस वक्त के DGC जनरल फैज हमीद से, और दूसरे आपके इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब थे। वैसे आज मैंने एहसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर आए जरा प्रोग्राम में आ जाएं। वैसे यूजुअली ही इज वेरी काइंड एंड वेरी जनरस, हमेशा आते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा यार मेरा गला खराब है और मुझे फ्लू है। तो खैर वो इंसान है, हो जाता है थोड़ा सा, वो उम्र पे भी गए हुए थे मेरा ख्याल है उधर, जब बंदा वापस आते तो थोड़ा सा हो जाता है बीमार वगैरह। सो एनीवे, जब उन्होंने पूछा इनसे कमीशन ने, अब 3 बड़े लोग पेश हुए हैं जो आज इतराज कर, मैं राना सनाउल्लाह के साहब की तरफ आ रहा हूँ। भाई उन्होंने पूछा आपसे कि हु वाज डूइंग इट,
एक चीज की शायद खकान अब्बासी साहब को मैं दाद देता हूँ मैं, बड़े अरसे बाद किसी प्राइम मिनिस्टर, हालांकि मैं उनको भी बड़ा नाक़िद हूँ, वो भी मेरे अगर मुझे नहीं लाइक करते, कई खबरें स्टोरीज हमने उन पर भी की है, वही वाली बात आधा शहर मुझसे नहीं मिलना चाहता, आधे से मैं नहीं मिलना चाहता, कहीं ना कहीं पे कोई ना खबरें स्टोरीज, एक छोटा सा शहर है, कोई ना कोई टक्कर जा लगती है किसी बंदे के साथ जिस पे खबर की हुई होती है। उन्होंने एक काम किया जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल के बंदे को करना चाहिए, जो माजरत के साथ इमरान खान साहब के हामी नाराज हो जाएंगे, अब तो जज्बाती क्राउड है, खान साहब ने कभी वो जिम्मेदारी नहीं कबूल की, नोट करें, हमेशा वो जिम्मेदारी शिफ्ट करते थे कि वो जनरल बाजवा मुझे कह रहे थे, जनरल फैज कह रहे थे, फलां कह रहा था, मैं तो हुकूमत नहीं चला रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो 600 उन्होंने अभी इंटरव्यू सुन लें, उन्होंने कहीं परों पे पानी नहीं बैठने दिया। मान लिया वो क्या, अगर दूसरे लोग उनकी पावर यूज कर रहे हैं, लेकिन टीवी पे दीगर चीजों पे यू हैव टू ओन इट, और समवेयर यू हैव टू टेक द कि रिस्पांसिबिलिटी। मैं वजीर आजम हूं ना, हमने तो आपको वजीर आजम बनाया, किसी और को तो नहीं बनाया। जनरल बाजवा साहब को वोट तो किसने नहीं दिया, ना जनरल फैज को दिए थे। हर बात पे खान साहब कहते थे मुझे तो पता ही नहीं है, अगर फौज से पूछे। और जो एक जिम्मेदारी वो किसी पे डाल नहीं सके, वो उस्मान बुज़दार की, तो उसको तो वो एंड तक डिफेंड करते रहे कि वो गलती हुई नहीं। और उसी की वजह से डिबाकल हुआ था सारा, वो एक अलग कहानी है। ये दाद दें शायद खकान अब्बासी साहब को, फॉर चेंज, वो कमीशन के सामने गए, उन्होंने कहा जनाब इस धरने में एग्रीमेंट हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, आए नहीं आए, हैंडलिंग हुई, फायरिंग हुई, आंसू गैस छेड़ी गई, लाठी चार्ज हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट डे। उसमें अमिशन कमीशन का लफ्ज यूज किया, जो अमिशन कमीशन हो रहे थे वो उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे कहने पे हुआ या मेरी जिम्मेदारी बनी। दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम। मुझे तो वो लाइनें पढ़ के बड़ी खुशी हो गई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एटलीस्ट कोई प्राइम मिनिस्टर जो आया है उसने अपनी जिम्मेदारी कबूल किया कि हाँ यार ये मेरा काम था, बाकी तो मानते ही कोई नहीं वहां पे। अब वो ये बात बताते ना राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब बताते उसको कमीशन को कि हमें मना किया गया, हमें एजेंसियों ने मना किया था। कौन सी एजेंसी ने मना किया था, नाम बताते, उन लोगों के नाम बताते। आखिर कोई उसका फेस होगा, कोई नाम होगा, कोई अत्ता पत्ता, घर का एड्रेस, कहीं ना कहीं भी तो होगा, दफ्तर का एड्रेस। जहां पे मौका था ना ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया, ना शायद खकान अब्बासी साहब ने बताया एज प्राइम मिनिस्टर, ना वहां पे आपके एहसन इकबाल साहब ने बताया। तो इनको फरिश्तों ने इनको बताना था, कमीशन के मेंबरान, या कमीशन के मेंबरान अपनी तरफ से लिख लेते कि फलां 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 लोग जिम्मेदार हैं। मतलब थोड़ी सी उनकी मजबूरी समझने की कोशिश करें। आपको मौका दिया गया, आप गए, आपने डिलिब्रेशन दी, और हर जगह पे एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा उस वक्त ISI को हमने कहा था कि आप इसमें इन्वॉल्व हों, आपने कहा ना। अब उसके बाद अब जनरल फैज को कहें, ABCD को कहें, या जनरल मुख्तार थे, मेरा DG ISI थे, नवीद मुख्तार साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो आपने अप्रोच किया ना, ठीक किया। मैं ये नहीं कह रहा यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर, यू थॉट कि हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस काबिल नहीं है या उनका ट्रस्ट लेवल नहीं है, तो आपने अप्रोच किया। आपके नीचे का इदारा है ना, ISI भी तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती है। उन्होंने गए, उनका अच्छा अगली बात देखें, एक और बड़ा एक मतलब ट्रेजिडी कि लोगों का एतबार जो है वो ISI पे ज्यादा है, ISI के DGC पे है, प्राइम मिनिस्टर पे एतबार नहीं है, सियासी लोगों पे नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्योंकि वही वाली बात जो कह रहे थे कि शायद वो प्रोडक्ट एजेंसीज की हैं, एजेंसियां उनको लाई होंगी, एजेंसीज के लोग लाए होंगे, लिहाजा उन्होंने उनसे आपके बैठ के बातचीत कर, उन्हीं की बात मानी। आपको एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर खुद उनको बुलाना चाहिए था या बात करनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए। एंगेज। अब जब ये सारी चीजें नहीं हुई, अब आप कह रहे हैं ना आपके, वो देखें जी कि कमीशन ने वो उन्होंने उनको सपेयर कर दिया जनरल फैज को। वो भाई कमीशन के आप बताते हैं ना, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, आपने क्यों नहीं बताया? आप कहते हैं जनरल फैज इज रिस्पॉन्सिबल, जनरल बाजवा साहब इज रिस्पॉन्सिबल, फलां ABCD जो एजेंसीज हैं वो लेकर आई थी, और हमारी ये हुकूमत के लिए जैसे जनरल अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल, इनसे ज्यादा बहादुरी तो जनरल वो दिखा के गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अभी हमारे साथ सेनेटर साहब थे, अगेन अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने ज्यादा बहादुरी दिखा दी ना अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने पूरा बता दिया कि इनको लाया कौन था और इनका मकसद क्या था। इतनी बहादुरी तो यहाँ पे नहीं दिखा सके। एहसन इकबाल साहब मातरत के साथ सुनेंगे तो मुझे वो शायद थोड़े से वो हो जाए, तो ख्वाजा आसिफ साहब दिखाते बहादुरी। अब टीवी पे बैठ के आप बहादुरी दिखा रहे हैं, तो ये बहादुरी कमीशन के सामने दिखानी थी। शायद खकान अब्बासी साहब को बताना चाहिए था कि भाई साहब के फलां फलां अगर इश्यूज थे। अब बैठ के कहना हमें एजेंसियों ने कहा था और रिपोर्ट, सिंपली दे आर इन अ रेज। ये गुस्सा है कि सारे का सारा मलबा जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब है। अब 3 ऑप्शन है शहबाज शरीफ साहब के पास, ठीक है, इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद। एक तो ये है, अगर दुनिया का कोई एक सिविलाइज्ड डिसेंट डेमोक्रेटिक मुल्क हो तो उनको हाई मॉरल ग्राउंड ले, तो इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद शहबाज शरीफ साहब को क्विट करना चाहिए था खुद से, कि ये मेरा ये अच्छा हुआ बुरा हुआ जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे कि शायद खकान अब्बासी साहब ने ली है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये कमीशन है, कोई छोटा कोई आपका कमीशन नहीं है। उस कमीशन ने आपको जिम्मेदार करार दिया कि आपके गलत फैसलों की वजह से, पंजाब में हैंडलिंग की गलत की वजह से ये सारा क्राइसिस हुआ। नंबर 1 एक तो ये रूट है। दूसरा रूट ये है, आप आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि नहीं
ये सारा कुछ है, झूठ का पलंदा है। और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं और वो कह रहे वजीर दिफा होते, वो कहते हैं इस कमीशन की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। ये गलत है। फिर दूसरा है, आवाम के सामने आए, पार्लियामेंट में जाएं, इजलास बुलाएं, रिपोर्ट सामने रखें एंड गिव ए लेंथी स्पीच और हमें कन्विंस करें पूरी कौम को कि जो कुछ इसमें है ये सारा गलत है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा मजे का, वो हमारे यहाँ ना उसमें सराइकी में कहते हैं दड़ वाट जाओ, मुठ रखो, इग्नोर इट। मतलब एक्ट एज यू हैवंट सीन एनीथिंग, कि आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ना सुना है, ना देखा है, ना कुछ किया है। इस मुल्क को लक्कड़ हजम पत्थर हजम पता नहीं, यहाँ पे 71 के कमीशन की रिपोर्टें गई और बड़े बड़े यहाँ पे अदालती फैसले, गुजर जाएगा, सब लोग भूल आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, 1-2 दिन की बात है। सो ऑप्शन 3 है जो मैंने बताया है लास्टली, कि या आप रिजाइन करें, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए जिम्मेदारी। नंबर 2 अपना वर्जन एक्सप्लेन करें, और या फिर आप दौड़ बांट जाएं, चुप करके मजे से रहें इस कौम में। और दिस वेरी नोट हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे बानी पीटीआई के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की आज जेल में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आपने जो 3 ऑप्शंस दिए कि शहबाज शरीफ को ये करना चाहिए, आपको लगता क्या है, करेंगे क्या वो? हम आइडियलिस्टिक, वो बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपको थोड़ा सा, अच्छा लोगों ने काम किए हुए हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि दुनिया में ऐसे काम अनहोनी है, लोगों ने नहीं किए, या कोई उनको 12 सिंगे लगे हुए होते हैं और हमारे लोगों जो हैं वो नहीं होते। हमने एक कल्चर बना लिया कि हमारे यहाँ ये काम नहीं होता, हमने एक्सेप्ट किया है। अब किसी ने तो कोई थोड़ी सी जमहूरी आपकी कुव्वतें या जमहूरियत की बात करते हैं तो वो कैसे मजबूत होते हैं? जमहूरियत में यही कुछ होता है ना, आप किसी को जिम्मेदारी आप पे अगर डलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, तो देन यू हैव टू क्विट। यही तो जमहूरियत और बादशाह में क्या फ़र्क है? वो कहते हैं बादशाह जो है पिछले ज़मानों में ये कुछ होता था, एग्जाम्प्ट था कि जनाब उस पर कोई कानून जो है उस पर लागू नहीं होता, वो तो मतलब जो चाहे कर ले, कि बादशाह वो तो किंग इज़ अगर नॉट आंसरेबल। आपने किंगशिप के खिलाफ ही तो जमहूरियत हुई थी कि नहीं जनाब बादशाह सलामत भी रिस्पॉन्सिबल है, उनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन जो है उनके भी जवाब तलबी होगी, उनको भी सजा हो सकती है, जिसको जमहूरियत कहा जाता है। आप डट गए हैं कि नहीं जनाब हम तो किसी को जिम्मेदार, हम तो किसी को अपने आप को जवाब दे नहीं समझते। सो जैसे मैंने कहा, उन्होंने शायद खकान अब्बासी साहब ने एक रिवायत अच्छी शुरू की जिसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एटलीस्ट किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाँ यार कि मेरा कसूर है, तो होगा नहीं, लेकिन ये आपको शुरुआत करनी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हुई है, आपको पता है वहाँ पे अगर ब्रेक्जिट हुआ था उधर डेविड कैमरॉन ने किया था उसमें, हालांकि वो कोई अगर ज़रूरी नहीं था उस पर, नहीं वो सारी मेरा ख्याल है वो अगर वो हुआ था एक उन्होंने किया था एक रेफरेंडम हुआ था, उन्होंने किया था स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से, तो जिसमें हालांकि वो नहीं हुए थे, उनको वोट नहीं मिले थे जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने फिर भी क्विट किया कि नहीं यार कि मेरी शायद वो चीज़ें जो है ना जो मैं तवक्को करता था नहीं हुई। दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों पर लोग जो है वो छोड़ते रहे हैं। इवन इंडिया में एक दफा रेलवे का मतलब हुआ था, मेरे को लाल बहादुर शास्त्री साहब के बारे में कहा जाता है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने बाद में, कि उन्होंने रेलवे का एक्सीडेंट कहीं पे हुआ तो उन्होंने मॉरल एप्लीकेशन ली, उन्होंने आके क्विट किया। लेकिन हमारे यहाँ लक्कड़ हजम पत्थर हजम, आज हमने बात की है, मैं शर्तिया कहता हूँ जब तक ये रिपोर्ट नहीं जाएगी, शायद 2-4 दिन चले वहाँ पे, 3-4 दिन बाद वो जाएगी। और आज उन्होंने लॉन्च कर दिए अपने 3 वजीर, 4 बंदे वो जाके इसका भाई उस वक्त मैं तो मुझे तो ये दुख है कि जो बातें आप टीवी पे बैठे कह रहे हैं वो कमीशन को कहते, हाँ फिर कमीशन रिपोर्ट ना करता, उसको ना लिखता, फिर आप आके कहते कि भाई साहब ये देखें उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। क्लास साहब यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।